Welcome to P. Agarwal editorials. Today, the first topic that we are going to discuss is the Union Budget as a turning point for climate action. तो अभी 1 फरवरी को अभी बजट भी आने वाला है, तो उसके बारे में अब क्या डिस्कशंस चल रही हैं कि जैसे फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो यूनियन बजट है उसके लिए अर्जेंसी और अपॉर्चुनिटी है ताकि हम एड्रेस कर सके क्लाइमेट चैलेंजेस को, ताकि इंडिया जो है अपने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से उभर पाए और प्रेशर जो है नेट ज़ीरो एमिशंस को टारगेट पूरा करने का नेक्स्ट 5 ईयर्स में उसका इंटरिम टारगेट हमारे पास सामने आ रहा है। तो हमें क्लाइमेट को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस देनी पड़ेगी इस बार फाइनेंशियल ईयर, इस बार यूनियन बजट में। तो पास्ट अचीवमेंट्स क्या रही हैं, प्रीवियस जो बजट्स थे उन्होंने क्या कमिटमेंट शो करी क्लाइमेट एक्शन के लिए, जैसे कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हुई, फिर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट मिली, फिर जो ऑफशोर विंड एनर्जी है उसके लिए गैप फंडिंग करी गई, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की लिए भी फंड्स एलोकेट करे गए। फिर इंडियाज़ रीन्यूएबल एनर्जी चैलेंजेस क्या रहे हैं कि अभी जो हमारा करंट स्टेटस है, हम टोटल रीन्यूएबल एनर्जी जो कर पा रहे हैं वो 203.18 गीगावाट है, जो कि हमारे 500 गीगावाट के टारगेट से बहुत दूर है, जो कि हमें 2030 तक अचीव करना है। तो पॉलिसी की प्रायोरिटाइजेशन यही रहनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी सपोर्ट थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि हम अडेप्ट कर सकें और अडेप्शन और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अप्लाई कर सकें। रिकमेंडेशन टू एक्सेलरेट ग्रीन एनर्जी ट्रांसिशन। तो अब जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसमें क्या था, अभी जैसे 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो रखी हैं, पर लेकिन सिर्फ 6.34 लाख इंस्टॉलेशन हुई हैं, यानी कि 4.37%। तो बजट प्रपोजल्स यही है कि एक रेस्को मॉडल लगाया जाए ताकि जो अपफ्रंट कॉस्ट है उनको मैनेजेबल एक्सपेंसेस में कन्वर्ट करें, ताकि जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर क्रेडिट गारंटीज उन्हें मिले, उसके अकॉर्डिंग वो मंथली पेमेंट बेसिस पे या जिस तरह भी मर्जी करके वो भी इंस्टॉल करा सकें। देन सोलर मॉड्यूल सप्लाई चेन, तो एक्सपैंड पीएलआई स्कीम्स टू एड्रेस डोमेस्टिक सप्लाई डिमांड गैप्स, ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन नीड्स है वो ओनली 40% ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ही अभी मीट हो रही है, तो हमें और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें डोमेस्टिक सोलर पैनल्स का जो कॉस्ट है वो भी कम करना पड़ेगा। देन रिकमेंडेशंस टू एक्सेलरेट ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में और क्या चीज़ें हमारे पास कि हम देखते हैं जो रेलवेज हैं उनके पास कुछ एक लैंड या कॉरिडोर जो भी फ्री है वहाँ पर अगर हम इंस्टॉल करें तो हमारे पास 5 गीगावाट सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस कर सकते हैं, हम इतना अचीव कर पाएंगे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है यहाँ पर। यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो अब हमारे इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं कि जैसे जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन भी अपना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो टैक्स है बेसिकली वो लगाना शुरू कर देगा, तो वो हमें कम से कम 20 to 50% इंडियन एक्सपोर्ट्स पे लगेगा। फिर हमारे एमएसएमईज के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा जो टैक्स है वो लेवी किया जाएगा। तो बजट प्रपोजल्स ये होनी चाहिए कि हम एक डेडिकेटेड क्लाइमेट एक्शन फंड बनाएं अपने इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन के लिए, ताकि हमें बाद में एक्सपोर्ट्स से भी टैक्स जो है वो कम पड़े। फिर मॉडल जो है वो इस तरह का होना चाहिए जैसे जापान ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन फंड था, वैसे ही हमें इसको फंडिंग भी प्रोवाइड करनी है, हमारे एमएसएमईज को सपोर्ट करना है, और ताकि हम जो हमारा एक्सपोर्ट्स हैं वही मतलब उससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो अगले साल। फिर ट्रांजिशन टू सर्कुलर इकोनॉमी, तो पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या रहेंगे कि हम सर्कुलर इकोनॉमी को करने के ताकि चीज़ें जो है रीयूज़ हो। तो एनुअल प्रॉफिट हमारा 40 लाख करोड़ बढ़ जाएगा बाय 2050, और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो 44% से कम हो जाएंगी। बजट की रिकमेंडेशंस ये रहनी चाहिए कि एक 150% वेटेड रिडक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन रिसाइकलिंग एंड रिफर्बिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, तभी लोगों को मोटिवेशन आएगा ना कि वो रिसाइकलिंग करें और बेटर चीज़ों को इस तरह करा जाए। प्रोवाइड एक्सेलरेटेड डेप्रिकेशन बेनिफिट्स फॉर सर्कुलर इकोनॉमी एसेट्स। देन सोवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क लाया जाए, उससे क्या है कि फाइनेंस मतलब प्रॉपर ग्रीन बॉन्ड जब होंगे तो अपने आप कंपनीज को इस चीज़ का फ़ायदा दिखेगा और वो मोटिवेट होंगी इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट रेजिलियंस थ्रू इंश्योरेंस,
तो चैलेंजेस क्या हैं कि आज अभी जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो भी लो देखा गया है, 4% से 3.7% आ गया था। तो बजट प्रपोजल्स यही है कि टैक्स डिडक्शन करी जाए ऑन इनकम फ्रॉम जो भी क्लाइमेट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज है उन पे टैक्स डिडक्शंस करी जाएं, जीएसटी रेट्स उन पे हटाए जाएं ऑन प्रीमियम्स फॉर डिजास्टर प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, बूस्टिंग ग्रीन फाइनेंस, तो पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तो हम ग्रीन फाइनेंस डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपरली ताकि उससे 162.5 ट्रिलियन जो हमारी इंडियन क्लाइमेट कमिटमेंट्स के लिए चाहिए वो हम अट्रैक्ट कर सकें। बजट रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी कि फंड्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए लगाए जाएं, और जो वेरिफिकेशन सिस्टम्स हैं या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं, मार्केट रेडीनेस इनिशिएटिव्स हैं, वो भी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए बनाए जाने चाहिए। इंट्रोड्यूस डिफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट्स फॉर टैक्सोनॉमी अलाइंड इन्वेस्टमेंट्स, देन क्लासीफाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन ग्रीन क्राइटेरिया। क्लाइमेट कॉम्पिटिटिवनेस इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो ग्लोबल ट्रेंड्स हम क्या देख रहे हैं, राइजिंग डिमांड फॉर लो कार्बन गुड्स हैं, तो उसमें भी सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। बजट रोल, तो सीरियसनेस ऑफ इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट कॉम्पिटिटिवनेस इनटू इंडियाज फिजिकल फ्रेमवर्क। कंक्लूजन यही है कि जो बजट है उसको एक डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए जिससे कि वो क्लाइमेट प्रायोरिटीज़ को इंटीग्रेट कर सके और इंडिया की जो पोजीशन है इंटरनेशनल ट्रेड और सस्टेनेबिलिटी में वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट इज गेटिंग ड्रंक ऑन होम्योपैथी, तो अब इसमें क्या चीज़ बताई गई है, जो एल्कोहलिक टिंचर्स है वो बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे हर्बल एक्सट्रैक्ट है वो मतलब एल्कोहल में डिज़ोल्व करा जाता है, तो उस चीज़ को हम एल्कोहलिक टिंचर्स कहते हैं। इनमें जो एल्कोहल है वो 12% बाय वॉल्यूम होती है, जबकि जो बियर हम नॉर्मली देखते हैं वो 7% होता है उसमें एल्कोहल। तो और ये अल्कोहलिक बेवरेजेस से चीपर है क्योंकि इन पे टैक्सेस कम लगते हैं। अगर अकेली अल्कोहल है उस पर टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं, इन पे कम लगते हैं क्योंकि ये मेडिसिनल यूज़ में आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो शेड्यूल जो 7 है उसमें बताया जाता है जो पब्लिक हेल्थ और अल्कोहल टैक्सेशन है जो स्टेट्स हैं वो हैंडल करती हैं पब्लिक हेल्थ, और जो यूनियन है वो रेगुलेट करता है टैक्सेशन फॉर मेडिसिनल अल्कोहल। तो वैसे अल्कोहल टैक्सेशन और पब्लिक हेल्थ पे स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, बट जो मेडिसिनल अल्कोहल है वो यूनियन लिस्ट के अंडर आती है, एंट्री 84 है लिस्ट 1 के अंडर। देन प्री जीएसटी एरा में क्या होता था कि जो मेडिसिनल अल्कोहल है वो तो बहुत कम लो उस पर थी, टैक्स उस पर लेवी किया जाता था, ओनली 4%। पोस्ट जीएसटी एरा में 18% करने लगा, बट लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है जो स्टेट अल्कोहल टैक्सेस पे लगाती हैं। तो ये भी होने लग सकता है धीरे धीरे कि लोग मेडिसिनल अल्कोहल को ही अपने एज अल्कोहलिक बेवरेजेस यूज़ करना शुरू कर दें। ड्रग्स ऑन कंकरेंट लिस्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो ये स्टैंडर्ड्स रेगुलेट करता है फॉर होम्योपैथिक टिंचर्स, बट स्टेट्स जो हैं उनको मतलब अगर स्टेट्स चाहती हैं खुद से डेवलप करना तो वो कर सकती हैं, पर लेकिन उन्हें प्रेसिडेंशियल अप्रूवल की ज़रूरत है कुछ भी ऐसी अमेंडमेंट्स के लिए। रेवेन्यू लॉस वर्सेस पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स, तो लोअर टैक्सेस होम्योपैथिक टिंचर्स पे कंपेयर टू अल्कोहलिक बेवरेजेस, उससे क्या होता है कि एक तो स्टेट्स के लिए रेवेन्यू लॉस होता है, साथ ही साथ उसमें हाई अल्कोहलिक कंटेंट भी है जिसके कारण लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे फिर फॉर इंटॉक्सिकेशन, तो जिससे कि पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स कम हो रहे हैं, स्पेशली कुछ स्टेट जहाँ पर अल्कोहल प्रोहिबिशन है जैसे कि गुजरात, बिहार। हेल्थ रिस्क ऑफ एल्कोहलिक टिंचर्स, तो अब इसमें क्या सीन है, जैसे हमने देखा है इसमें 12% एल्कोहल है, तो हाई लेवल्स ऑफ एल्कोहल से क्या हो सकता है, सेवरल इलनेस हो सकती है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है। अनसस्पेक्टिंग कंज्यूमर्स ऑफन बिलीव दीज प्रोडक्ट्स विल क्योर एलिमेंट्स, अनअवेयर ऑफ द हेल्थ रिस्क। देन रिपोर्ट्स ऑफ स्प्यूरियस एल्कोहल इन टिंचर्स हैव लेड टू डेथ्स इन प्रोहिबिशन स्टेट्स। देन रूल 106B एंड इंडस्ट्री लॉफेयर, तो अब जो 1994 में जब 106B जो रूल है वो लागू किया गया, उसमें क्या था कि सिर्फ मैक्स 30 ml की रिटेल बॉटल्स मिलेंगी और बाकी जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ लाइक 100 ml बॉटल्स हैं या उससे ज़्यादा क्वांटिटी बॉटल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स को दी जाएंगी। तो उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन शुरू, यानी कि इंडस्ट्री लॉफेयर, क्योंकि होम्योपैथिक इंडस्ट्री नहीं चाहती ना कि ऐसा कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे, उनके अकॉर्डिंग अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो गया ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया रूल इन 2014। फिर सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन गया तो उसमें भी फिर सबने लगाया, तो उन्होंने इस बार ये कह के इनवैलिड करने की कोशिश करी कि पार्लियामेंट में
इट वॉज इन प्लेस बिफोर पार्लियामेंट फॉर 30 days, जैसा कि लॉ से ज़रूरत होती है। फिर कोर्ट्स टेम्परेली स्टेट द रूल्स इन्फोर्समेंट इन 2015। फिर यूनियन गवर्नमेंट भी फेल कर गई इस इशू को रिजॉल्व करने में। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन। तो 2017 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 केसेस जो हाई कोर्ट्स में इंडस्ट्रियल लॉफेयर ने लगाए थे, तो उनको अपने अंडर ले लिया, बट has not heard them since, delaying enforcement of Rule 106B. तो regulatory delays cost lives with public health at risk. देन ब्रॉडर पॉलिसी क्वेश्चंस है कि क्या अल्कोहल परमिट होनी चाहिए होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में, क्या अदर कंट्रीज आर कंसिडरिंग मैंडेटरी कैंसर वार्निंग्स ऑन अल्कोहलिक बेवरेजेस, देन प्रोडक्ट्स मार्केट एज रेमेडीज शुड नॉट हार्म सिटीजंस स्पेशली व्हेन दे फेल टू डिलीवर प्रॉमिस्ड हेल्थ बेनिफिट्स। कंक्लूजन यही है कि अल्कोहलिक टिंक्चर्स मार्केटेड एज होम्योपैथिक रेमेडीज, दे आर अ सेवियर पब्लिक हेल्थ थ्रेट, और इसमें काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिसके कारण ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज और इन सब के चलते हेल्थ को तो नुकसान हो ही रहा है। थैंक यू।